रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। हमारे देश में सदियों से चली आ रही जाति वाली जंग आखिर कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में दो कथावाचकों को पीटा गया, उनके बाल काटे गए और नाक रगड़वाई गई, जिन्होंने अपनी जाति छिपाई थी और फर्जी आधार कार्ड दिखाए थे। और इस मामले में पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कथावाचक पर पहचान छिपाने और फर्जी आधार कार्ड दिखाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज हुई तो इटावा में माहौल तनावपूर्ण हो गया। यादव कथावाचकों से बदसलूकी के मामले में अहिर रेजिमेंट के लोग भारी संख्या में दादरपुर गांव पहुंचने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद तनाव और अधिक देखने को मिला। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। ये विरोध प्रदर्शन, ये पत्थरबाजी और हंगामे के बीच ये हालात, ये वो हुजूम है जो कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर के बाद इटावा के दादरपुर गांव में दंगाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। दरअसल बीतों दिनों इटावा के दादरपुर गांव में हुए कथावाचक कांड के साथ चोटी कांड के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ था। इसी कड़ी में पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी करनी पड़ी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कथावाचक पर पहचान छिपाने, धार्मिक भावना आहत करने और 2 आधार कार्ड के जरिए धोखाधड़ी और एक महिला से छेड़खानी करने के आरोप हैं। साजिश के इस प्लान पर सियासी वार पलटवार भी चल निकला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आनंद फानन में लखनऊ बुलाकर सम्मानित कर दिया और सरकार पर जमकर सियासी तीर छोड़ दिए। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूपी में जाति हिंसा कराना चाहते हैं और पुलिस इसे रोक नहीं पा रही। उन्होंने औरैया और कौशाम्बी जिलों के एसपी को भी फटकारा। इन दिनों जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। प्रदेश के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जिस जिले में ऐसी घटनाएं होंगी वहां अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इधर सड़क पर जलगार तो उधर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण वर्सेस यादव की ये लड़ाई आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। के कई सवाल भी हैं। जात क्यों पूछी साधु की? जाति वाली जंग में सीज फायर कब होगा? यूपी में जाति संघर्ष का प्लान क्या है? जाति के नाम पर ऐसा कब तक? कुछ ज्वलंत सवाल है। जाति की लड़ाई पर सियासी चढ़ाई आखिरकार कब तक होती रहेगी? और इसके साथ साथ जात क्यों पूछी गई साधु की? क्यों नहीं पूछा गया ज्ञान? और एक और बड़ा सवाल है, जाति वाली जंग में सीज फायर कब होगा? यूपी में जाति संघर्ष का प्लान क्या है? क्या ये 27 में भुनाने का प्रयास किया जाएगा इसे जाति के नाम पर? ऐसा कब तक होता रहेगा? पैनलिस्ट की मौजूदगी है हमारे साथ, उनका परिचय भी कराएंगे और फिर चर्चा में पूछेंगे इन्हीं ज्वलंत सवालों को।
तो बताते चले ये विरोध प्रदर्शन, ये पत्थरबाजी और हंगामे के बीच के हालात, हुजूम और पत्थरबाजी कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर के बाद इटावा के दादरपुर गांव में दंगाइयों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की और ये जब आक्रोश बढ़ा तो उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और कुछ चंद मिनटों में सारी स्थिति काबू में आ गई। शीश चंद को आप सुन रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन है, लेकिन आखिरकार यूपी को कौन जलाने का प्रयास कर रहा है, जाति पर सियासत कब तक, तमाम ऐसे सवाल है और वो लगातार हम पूछते रहेंगे। जिस प्रकार से पीडीए को धार देने का प्रयास समाजवादी पार्टी एक तरफ करती हुई नजर आ रही, लेकिन दूसरी ओर आधार कार्ड का मुद्दा लेकर फटकार लगाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो बख्शा कोई नहीं जाएगा, तमाम ऐसे सवाल हैं। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, परिचय कराती हूं, फिर चर्चा में जाती हूं। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र नाथ जी जुड़ चुके हैं और अतुल यादव समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, फिर राजनीतिक दलों के पास चलती हूँ। जो कुछ लोगों के बीच का संघर्ष था उसको समाज में दो धाराओं के बीच का संघर्ष क्यों बना दिया गया? सड़कों पर उपद्रवी उतर आए, क्या उत्तर प्रदेश की जाति उन्माद जाति संघर्ष में धकेलने का आखिरकार प्रयास कौन कर रहा है? वीरेंद्र नाथ जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ 75 जिले हैं, 25 करोड़ की आबादी है। ये एक स्थानीय घटना है, इसको जाति संघर्ष कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना होगा। ये एक जिले का मामला है, एक जिले की एक तहसील का मामला है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्राह्मण यादव का कोई संघर्ष है। ये तो बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन है, बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है, ऐसा कोई मामला नहीं है। यदि आप यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पिछले 8 साल के जो समय समय पर जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं विधानसभा के फ्लोर पर और विधानसभा के बाहर भी, पब्लिक मीटिंग्स में भी, उन्होंने लगातार इस बात की ओर जनता को आगाह किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जाति के झगड़े कराने की साजिश हो रही है, हो सकती है, ये लगातार है। और हमें ये याद रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 45 सालों में जाति पे आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक लंबा इतिहास है। 80 के दशक में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद 90 में मंडल लागू हुआ। तो जाति के आधार पर जातियों को गोलबंद करने की जो प्रमुख पार्टियां थी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, जब पिछले 35-40 सालों में इस तरह का जाति संघर्ष कभी नहीं हुआ, तो आज ये ऐसी कौन सी बात होगी जिसको आप इतना अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में कह रही है कि ब्राह्मण यादव संघर्ष होगा? बड़ा सवाल नहीं, हैरान कर देने वाला सवाल है सर वीरेंद्र जी। नारायणी सेना कहाँ से आ गई? हमें याद था आगरा में जब करनी सेना आई थी तो उन्होंने कहा कि आप सरकार की पूरी तरह से उसमें पीछे से हाथ था। ये नारायणी सेना कब पैदा हुई, कब इसका जन्म हो गया भाई? जब मतलब कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब तक होगी, इस तरीके से जाति के संगठन समय समय पे उगेंगे और ये अपना एक विशेष राजनीतिक उद्देश्य या एजेंडा लेकर के आते हैं और ये समाप्त हो जाएंगे। अब प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसी जाति युद्ध यहाँ यूपी में कभी नहीं हुआ, तो अब तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, अतुल जी के पास जाऊंगी। अतुल जी, हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारे समाज, रामचंद्र को भी आपने देखा होगा, जब उन्होंने सबरी जी का जूठा हुआ बेर खा लिया था तब भी उन्होंने नहीं पूछा था कि उनकी क्या जाति है। हमारे वंशज श्री कृष्ण जी जो लगातार वो कहते आते हैं, उनकी सुदामा और उनकी जोड़ी आज भी याद है, तब भी हमने नहीं पूछा था क्या जाति है। अब जात वाला प्लान कहां से आ गया? आरती तिवारी जी, आप देख पाएंगे कि जो हमारा समाज जो है ना, ये बहुत ही सुदृढ़ है और अच्छा है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा समाज में ऐसी विभेद पैदा कर दिए जाते हैं जो समाज में एक दूसरे के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस गांव के इटावा के जिस गांव की घटना है, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वहां के कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एक जाति, वो भी जो जिस जाति के गांव में कथा हो रही थी वो भी सम्मानित है और जो करने वाले थे वो भी सम्मानित है। बिल्कुल। लेकिन जाति देख करके किसी के बाल, यानी आम भाषा, वहां की भाषा में कह दो तो बाल घुटा देना, या मतलब
तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं समाज में एक आम मानवीय व्यवहार किया गया उस जाति के द्वारा, और मैं किसी जाति का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। तो सोचने वाली बात है कि हमारा भारतीय संविधान कभी भी जाति विभेद की इजाजत ही नहीं देता है। तो ये बात सोचने वाली है। दूसरी बात आप नोट करेंगे कि जो माननीय योगी जी के द्वारा ये दंगा भड़कवाया जा रहा है, और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके पास गृह विभाग भी है। अगर वो चाहते तो पीस कमेटी जो डीएम इटावा और वहां पे जो भी एडीएम और एसडीएम मिल करके समाज के दोनों गणमान्य व्यक्तियों को बैठा करके कि जो घटना घट गई है और आपस में तनाव पैदा ना करें, इस प्रकार की शब्दावली होनी चाहिए थी। लेकिन वहां के डीएम के द्वारा कोई पहल नहीं करी गई, ना ही एडीएम के द्वारा कोई पहल करी गई। और आज जब आज पुलिस के द्वारा किसकी इजाजत से फायर ठोका गया और उनमें से कुछ पुलिस वाले मां की गाली दे रहे थे, ये कहां तक किसी जाति को बर्दाश्त होगा? अगर पुलिस माननीय योगी जी की है कि ये ठाकुर पुलिस क्या यादवों को गाली देगी? ये बर्दाश्त से बाहर होगा किसी समाज के लिए भी। ठीक है विकास पांडे जी, जाति मत पूछिए साधु की, पूछ लीजिए साहब ज्ञान। लेकिन ये कौन सी जाति? भाई यादव है तो इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, पत्थरबाजी का माहौल, क्यों आप लोगों ने माहौल बर्बाद कर दिया? ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आरती जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम जिस समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो वाकई में साधु की कोई जाति नहीं होती, और मैं भी ये मानता हूँ साधु की कोई जाति, लेकिन इस देश में कोई ऐसा साधु भी नहीं होता जो अपनी जाति छुपा करके लोगों के यहाँ जाए, कथा करे, प्रवचन करे। क्या ऐसा होता है क्या हमारी संस्कृति में कि आप अपनी जाति छुपा करके जाइए और जाकर के अपने बेटों की बेटियों की शादी कर लीजिए, कथा कर लीजिए? पुलिस था, प्रशासन था, किस लिए था भाई? थाने किस लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ आरती जी, मुझे मालूम था कि ये बड़ा दर्द देने वाला सवाल है। दर्द नहीं होना चाहिए अतुल जी को। अतुल जी मैं बता रहा हूँ आप पर, बता रहा हूँ मैं आपको। अतुल जी अपनी आरती जी मेरा विषय आ जाने, आरती जी मेरा विषय आ जाने दीजिए। दुखी रंग में मैंने हाथ रख दिया ना असल में। अतुल जी रुकना होगा प्लीज, आप लोगों को ऐसे नहीं चलेगा मेरी डिबेट अतुल जी की दुखती रंग में हाथ रख दिया, बेचारे सत्ता से बहुत समय से बाहर हैं। क्या हिंदू भाई को मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ ना, क्यों परेशान है आप? फिर मैं आपका काउंटर ले लूंगी, ऐसे नहीं, क्यों कटाती नहीं? इसको समझाने के लिए क्या जातियों अतुल जी परेशान है बेचारे, परेशान है अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए। इनके नेता कदम तो उठा गए, लेकिन अब वो कदम इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा कदम इनके लिए आत्मघाती साबित किया जाएगा। आरती जी आप लोग को, अतुल जी मेरे निवेदन है भाई आपसे मेरा। ठीक है आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। देखिए आरती जी, विशुद्ध रूप से हम जिस देश में रहते हैं, आपको एक यथार्थ बात समझनी पड़ेगी। क्या इस देश में कई ऐसे कथावाचक नहीं है, ख्याति प्राप्त कथावाचक जो गैर ब्राह्मण समाज से आते हैं? क्या नहीं है? तो जी है, और हम सब मिलकर के उनका सम्मान करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इस सिक्के का भी दूसरा पहलू है जिसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने देखने का काम नहीं किया। उन्हें इतनी जल्दी हो गई। आप देखिए कि योगी जी की सरकार की तत्परता देखिए आरती जी, कि जैसे ही ये घटना घटित हुई उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें थाने बैठा लिया गया। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश गया था, पैसा दिया गया था, ये भी तो जिक्र करिए। आनंद फानन में लखनऊ बुला लिया गया था, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती बकायदा। मैं उसी पे आ रहा हूँ आपके कि लेकिन इसमें इतनी जल्दी थी अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने तुरंत उसे जातीय रंग देकर के राजनीतिक एडवांटेज के लिए उत्तर प्रदेश को एक सांप्रदायिक उन्माद में धकेलने के लिए उन्होंने इतनी जल्दी उन्हें कॉल अप कर लिया, लखनऊ बुला लिया और बाकायदा सम्मानित करने का काम किया, चीजों को एक अलग इंटरप्रिटेट, अलग प्रोत्साहन देने का काम किया। ये अखिलेश यादव जी अगर इस तरीके की मंशा अपनाएंगे, देखिए आरती जी वो पूर्व मुख्यमंत्री है और बड़े जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस लोकसभा के सांसद भी हैं। बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत जब होती है तो मुझे लगता है समाज में उसका गलत मैसेज जाता है, जिसका संज्ञान मुझे लगता है बहुत, मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बात का ज्ञान, गुमान और मान अखिलेश यादव को था। उन्होंने जानबूझ करके इसे एक
सांप्रदायिक रंग देने के लिए, उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने के लिए इतनी जल्दी पहल बिल्कुल ठीक अब है, इसमें देखिए लेकिन पथराव हो जाता है विकास जी, पथराव हो जाता है एक तरफ इटावा में, एटा में दलित दूल्हे को बारात रोक ली जाती है, पीडीए फॉर्मूला एक तरफ जहां लगातार कारगर साबित हो रहा है, उन सबके बीच इतना उत्पीड़न क्यों? देखिए जो आज इटावा में हुआ है ये बिल्कुल प्रायोजित है। आरती जी, उनके पास 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं, आपको मालूम है? इसलिए मैं बैठता नहीं। और अभी हमारे साथी कई कहते हुए नजर आ रहे थे कि 2 आधार कार्ड कैसे बन सकते हैं। मैं बताता हूँ 2 आधार कार्ड आपके चैनल में हमेशा मैंने देखा कि शाम के समय हमेशा भेदभाव किया जाता है। शाम के समय लोग अपने घरों में चैनल को देखते हैं, हमेशा भेदभाव की नीति अपनाई जाती है। अतुल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सहित 3 लोग भेदभाव मैं बताता हूँ आपको। अतुल जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? मैंने हमेशा पाई आपके चैनल पर। आदित्य जी, जितने कड़े सख्त सवाल आपसे होते हैं सत्ताधारी से भी होते हैं, या मैं बायस स्थिति में नहीं हूँ, ठीक है? पहली बात ये सबसे बड़ा हथियार आज विपक्ष ने बना लिया है कि जब ये घिरते हुए दिखेंगे तो मीडिया को घेरने का काम करेंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे। जो यादव, मुझे ये बताइए भगवान श्री कृष्ण कौन? क्या यह शोभनीय था? मेरा एक सवाल ले लीजिएगा आरती जी। ठीक है, अतुल जी अपनी बात को पूरा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन? मैं हमेशा ना जाति व्यवस्था, मुझे बताइए ना अतुल जी, भगवान श्री कृष्ण कौन? वर्गों का सम्मान है, चाहे वो दलित है, अरे सर मुझे बताइए भाई, आपकी पोल खुलने वाली है भाई, डरिए मत, बताइए, हिम्मत करिए भाई, डरिए मत। अतुल जी बताइए भगवान श्री कृष्ण कौन, क्या मानते हैं उन्हें आप? ठीक है, क्या यादवों का भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? नहीं, क्या सम्मान नहीं है? जो लड़के थे वो भारतीय जनता क्या भगवान श्री कृष्ण को आप क्या मानते हैं? अरे आप भाग क्यों रहे भाई, आप भाग क्यों रहे? अतुल जी आप भाग रहे अतुल जी ऐसे नहीं होता कि यहाँ भाषण चल रहा हो यादव समाज का, अपनी बात स्पष्ट रखिए ना, फिर कहेंगे कि मैंने कहा आरती जी मेरा टर्न चल रहा था, मेरा निवेदन है मेरे अतुल जी से भी, बहुत सीनियर हमारे साथी है, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। डिबेटों को बहुत संयमित तरीके से रखना चाहिए। 1 मिनट में अतुल जी मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, बोल लेने दीजिए। साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि हमारी जाति बड़ी है और की जाति अतुल जी एजेंडा मत सेट करिए, समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं सेट होगा यहाँ पर। बता दीजिए मानवता बड़ी है, अपनी बारी का इंतजार करना होता है, या कोई भाषण और चुनावी भाषण लेकर नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे पीडीए का झंडा बुलंद करने आई हूँ, मैं एक टॉपिक पर बात कर रही हूँ, उस पर जवाब लूंगी एक एक करके। ठीक है, आप दोनों को रुकना होगा अभी। वीरेंद्र जी, आखिरकार क्यों ऐसी कोशिश की जा रही है? वीरेंद्र जी, आपने सुना दोनों को। देखिए उत्तर प्रदेश में आज पिछले 50 सालों से दलित पिछड़ा मुस्लिम सामाजिक समीकरण बनाने की राजनीति हो रही है। बहुजन समाज पार्टी ने इसी लाइन पे पॉलिटिक्स किया 85 से। यूपी में जनता दल बना 1989 में, उसका भी सामाजिक समीकरण यही था। अगस्त 90 में मंडल लागू हुआ, उसका भी सामाजिक समीकरण यही था। उसके बावजूद जनवरी 2023 में समाजवादी पार्टी ने इसी समीकरण को नया नाम दिया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कभी पिछड़ा पंडित हो जाता है, कभी जो आ है वो औरत हो जाती है, तो कभी अगड़ा हो जाती है। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 से जो सामाजिक और आर्थिक नीति रही है, समावेशी राजनीति की, सबका साथ सबका विकास, तो और जैसे समाज के सभी वर्गों को समाज की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, और भारतीय जनता पार्टी की गांव-गांव में अब उसकी जो राजनीतिक जो पहुंच और उसकी जो पैठ जो बढ़ रही है, जाहिर है इसी से कारण से समाजवादी पार्टी को जनवरी 2023 में पीडीए का नया नारा देना पड़ा, और जाति के जाति रहित पॉलिटिक्स को नया नॉमेनक्लेचर दिया गया। चुनाव है एमपी असेंबली के, तो जाति आपके पास आपका सम्मान है। ठीक है, 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपकी बात आती हूँ, आप पूरी अपनी बात रखिएगा, कोई टोका-टाकी नहीं होगी। अतुल जी, मतलब उसकी चुटिया काट देना, ये कहां तक व्यवहार है? ये समाज केवल 1 साल बचा है, पूरी चर्चा खराब हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से जाति झगड़े, जाति टकराव की घटनाएं होंगी। अभी तो केवल एक इटावा में हुई है। आप देखिए
अभी पंचायत चुनाव अगले साल है, हाँ। इसलिए भी जाति टकराव के लिए के षड्यंत्र होंगे। हाँ। और मैं इसको कोई ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि समाज के दो वर्ग के लोग उठे आपस में लड़ गए और एक दूसरे को गाली बकने लगा और एक पीटने लगा, ऐसा नहीं है। ऐसा यूपी में कभी नहीं हुआ इस तरह का झगड़ा। तो ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक है, बात पंचायत आ गई। चुनाव है, उसके बाद असेंबली का चुनाव है। हाँ। तो इस ठीक है, तरह की अतुल जी के घटनाएं पास होंगी। और ठीक है, मैंने अतुल आपको जी अपनी बताया बात कि रखिए। यूपी के मुख्यमंत्री लगातार पिछले 8 सालों में इस बात को लेकर के आगाह कर चुके हैं। समाजों में कोई ऐसी बात उत्पन्न हो जाती है तो हम सबको मिलकर बैठ करके हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों समाज में जो खटास पैदा हो गई है इसको हम कैसे नियंत्रित करें। एक पीस कमेटी डीएमजी के द्वारा स्थापित की जा सकती थी। वहां के गांव समाज के वरिष्ठ लोगों को बुला करके समझाया जा सकता था कि जो घटना घट गई है इसमें हम संवाद स्थापित कर सकते थे। क्या जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई संवाद स्थापित किया गया? ऊपर से आज गोली चला दी गई आसमानी, या तो ऐसा क्या ऑर्डर है, क्यों मतलब ऐसा किया जा रहा? और पुलिस के द्वारा गालियां दी जा रही हैं, तो बता दीजिए कि यादव समाज पर पुलिस गाली भी दे रही है। सियासी रंग देने का किसने प्रयास किया? छोटा सा सवाल है मेरा अतुल जी। आनंद फानन में लखनऊ बुला लिया गया जी। नहीं, सुन लीजिए आरती जी देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जब देखा गया कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ चुटिया काट दी गई और एक समाज के द्वारा, एक जाति के द्वारा उसका इतना अपमान किया गया कि मूत्र छिड़क दिया गया और ऐसी अमानवीय व्यवहार किया गया, तो उनको बुला करके उनसे क्या बातचीत लेना भी गलत था। उसकी हम कड़ी सत्ता से विपक्ष कड़ी में हैं। भर्त्सना करती हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, क्या समाज में एक वर्ग को, एक जाति को, किसी जाति पर मूत्र छिड़कने का, पवित्र करने का क्या अधिकार किसी ने दे दिया? किस भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दे दिया उस जाति को कि मूत्र छिड़क करके उनका अपमान किया जाए, उनकी चुटिया काट के अपमान किया जाए? क्या आरएसएस इस पे आगे आया या विश्व हिंदू परिषद आगे आया? कौन सी जातियां आगे आई जो ये धर्म के ठेकेदार हैं? कौन सी जातियां, कौन से लोग जो ये हिंदू धर्म का एजेंडा उठा के रखते हैं, कौन से आए जिन्होंने समझाने का प्रयास किया कि दोनों जातियां साथ में बैठ करके संवाद स्थापित करके शांति स्थापित करें? लेकिन इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हमेशा आग लगाई जाती है। और ये क्या है कि ये आप देख पाएंगे, माननीय योगी जी चाहते तो डीएम को वहां कहते कि वहां जाइए और ये संवाद स्थापित कीजिए। माननीय योगी जी तो ये जो नारायणी सेना का है, छोटा सा सवाल है मेरा, नारायणी सेना कब कहां से आ गई? हाँ सुन लीजिएगा आरती जी, किसी भी समाज में होता है, कई बार गुस्सा होता है, और हम सेना की बात ही नहीं कर रहे, हम एक बात कर रहे हैं कि जिन लड़कों के द्वारा, जिन युवाओं के द्वारा ये अपराध किया गया, और एक चीज है, ये किससे जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी से, तो इनके परिवार जुड़े हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है कि नहीं है, एक जाति विशेष के द्वारा? लेकिन ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। और इस पर पर्दा ढकने का, जो गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार किया जा सकता है, दोनों जातियों के मध्य संवाद स्थापित किया जा सकता है, लेकिन संवाद एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। और मैं देखता हूं हमेशा जितने भी चैनल हैं वो यादवों को दोषी ठहराने का कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि समाज में जो संवादहीनता होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, इसमें शांति स्थापित हो, इसमें प्रयास नहीं कर रहे हैं। बात आ गई आते हैं, समाज को कोसने लग जाते हैं, एक समाज को कोस रहे हैं, एक जाति को कोस रहे हैं, ये चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है विकास जी, कर्तव्य बनता है हमारा, क्यों भाई पीडीए का उत्पीड़न इतना, क्यों भाई? विकास जी। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि मैंने 2 बार अपने साथी को सुना। आप रेफरी की भूमिका में, और रेफरी की अपनी जिम्मेदारी होती है कि मुझे धैर्य से सुन लें। खास तौर से मेरे साथी अतुल यादव जी से निवेदन है मेरा, बगैर डरे हुए मुझे सुन लें। अब आते हैं बात पर। अतुल यादव जी के पीछे एक फोटो दिखाई दे रही है आरती जी, और आधी फोटो दिख रही है। उस आधी फोटो से हम ये जान सकते हैं कि वो हम सबके भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो। इस उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर और कौन सा है, जरा पूछिए अतुल जी से। बांके बिहारी। उन बांके बिहारी की सेवा पीढ़ियों से कौन करता चला आ रहा है, जरा पूछिए इनसे। जरा पूछिए, क्या कोई यदुवंशी कर रहा है? जरा पूछिए इनसे। नहीं कर रहा है। एक गोस्वामी परिवार पीढ़ियों से प्रभु बांके बिहारी जी की सेवा कर रहा है। कोई संघर्ष नहीं हुआ। इस तरीके का भाव इस प्रदेश, इस देश और इस सनातन संस्कृति का है। क्या इस देश के अंदर
आरती जी गैर ब्राह्मण कथावाचक हैं या नहीं है? जरा ये भी सवाल पूछ लीजिए। हजारों में है, बहुत बड़ी संख्या है या नहीं है? है ना? है ना? कई कथावाचक ऐसे हैं, ख्याति प्राप्त कथावाचक, जिनके आगे ब्राह्मण भी नतमस्तक होते हैं, ब्राह्मण भी सर झुकाते हैं, और जो गैर ब्राह्मण है। अतुल जी, बहुत धैर्य के साथ सोचने का विषय है। आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के साथ साथ एक समाज के व्यक्ति भी हैं, और समाज के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी सनातन के प्रति भी उतनी है जितनी यादव समाज के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति हो सकता कम हो, यादव समाज के प्रति हो सकता कम हो, लेकिन सनातन के प्रति आपकी जिम्मेदारी उससे सबसे बड़ी है। और ये महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब ये घटना हुई तो योगी जी की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी आरती जी, और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 24 घंटे भी नहीं बीते कि उस व्यक्ति को अपने पास बुला दिया, सम्मानित करने का काम किया, और एक नैरेटिव पूरे प्रदेश, आरती जी प्लीज, पूरे प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करने का काम कर दिया। क्या अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की उस दलित बेटी को बुलाया था अपने पास? क्या अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की उस बेटी को बुलाया था अपने पास? जरा पूछिए इनसे। इसे राजनीतिक रंग देकर के प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए, केवल प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए अखिलेश यादव इसे सत्ता तक जाने का एक जरिया बना करके पेश करना चाहते हैं। और ऐसा इस उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं है आरती जी। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो खेलेगा उसको दंडित किया जाए। हाँ, ठीक है। आज आप देख लीजिए, 2 एंगल निकल करके आए। क्या कल को अगर जांच होती है, ठीक, याद करिए अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की बेटी के बलात्कार की बात आई, चाहे कन्नौज में हुए बलात्कार की बात आई हो, अपने नेताओं को बचाने के लिए डीएनए की मांग की। और जब डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो क्या अखिलेश यादव ने इस देश और प्रदेश से माफी मांगी? नहीं मांगी। अगर जांच के बाद ये पता लगता है कि जो महिला आरोप लगा रही है, जो ऋतु तिवारी आरोप लगा रही है, उनमें भी सच्चाई है, तो क्या अखिलेश यादव पूरे प्रदेश से माफी मांगेंगे? ठीक है अतुल जी, जवाब दीजिए अब जी। हमारे साथी जो प्रवक्ता ये भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, एक चीज बता दीजिए, जो आप लोगों के द्वारा तो शिकायत भी दर्ज नहीं करी जा रही थी जब वीडियो वायरल हो गया था। जब समाजवादी पार्टी के नेता गए तो रिपोर्ट दर्ज करी एसएसपी ने। तो एक चीज बता दीजिए, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते हैं आप लोग, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उन पिछड़े और जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति, मैं मुकदमों पे बोलना जरूर चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, आप मेरे पहली डिबेट में बीच में बोले थे, लेकिन मुकदमों पे जरूर बोलना चाहूंगा। और मुकदमा नंबर 1, 2013 में अखिलेश यादव के इटावा के संतोषपुर गांव में ब्राह्मण परिवार की महिलाओं और बच्चों का मुंह काला करके अखिलेश यादव जी की सरकार में पूरे गांव में घुमाया गया। क्या मुकदमा दर्ज किया था अखिलेश यादव ने? 15 जुलाई 2012 इकदिल थाना क्षेत्र के उदंडपुरा गांव में दलित परिवार को पूरे परिवार को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया, उसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई। क्या अखिलेश यादव जी की सरकार ने एक्शन लिया, मुकदमा दर्ज किया क्या मुकदमा? क्रेडिट लेने का काम करते हैं। आप सब लोग पिछड़ों को आप नहीं दबा पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, दलितों के किसी को नहीं दबा सकता। अतुल जी या फिर विकास जी, तमगा हासिल है आपको, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार करने का तमगा अगर किसी को हासिल है तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसे सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार करने का तमगा हासिल है। आप तो उत्तर प्रदेश की दलित मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते थे। आप तो दलित मुख्यमंत्री अतुल जी 50 साल पहले इमरजेंसी कल की डेट पे हुई थी, उसको किसी नहीं निकाल पाए, वो सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। ये बात कल की जो इमरजेंसी हुई थी उससे भी साफ हो चुका था। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन कोई किसी को नहीं दबा सकता। क्या कहते हैं वरुण जी? आप लोग किसी पे मूत्र, आप लोग ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी पे मूत्र बड़ी शब्दों में भर्त्सना करती हूँ मैं, और निंदा करती हूँ ऐसे लोगों की मैं। दोनों घटनाओं पे ये नहीं बता पाए कि एफआईआर दर्ज की कि नहीं की। प्लीज सोचिए, राजनीति मेरे चैनल पे बैठ के मत करिए आप, जुलाई 2012 की, एक 2013 की ना बता पाए अतुल यादव जी, क्यों रुकना होगा प्लीज। ये जाति विभेद का भारतीय संविधान पांडे जी बस आपने वही रत्ती ये मुकदमा दर्ज नहीं किया।
नहीं होगा। सरकार ने ये जिन पे ये आरोप लगा है, क्या उनको इजाजत देता है चुटिया काटने का, पेशाब छिड़कने का? 4 लोग देखिए, गिरफ्तार ये हुए, तो- 4 लोग, ये- 4 तत्काल लोग। कार्रवाई और हुई अखिलेश है। यादव जी उसे बुला करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। आप लोग उनका बचाव करने के लिए बैठे हुए चैनल पर, अपनी जाति का बचाव करने के लिए बैठे हुए हो, दूसरी जातियों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पांडे जी। कि समाज कहाँ ले जा रहे हैं, समाज को, सनातन को आप कहाँ ले जा रहे हैं, हिंदू धर्म को कहाँ ले समाज जा को रहे हैं? आप ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव को बुलाते समय ये बात ध्यान नहीं आई। अखिलेश यादव को बुलाते समय ये बात ध्यान नहीं आई। ऐसे समाज नहीं, में विघटन डालने का काम वो कर रहे हैं। रुकना होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, कभी भी मैं जाति आप डिबेट पे पढ़ना नहीं चाहता हूँ। केवल लेकिन पार्टी आप लोगों भक्ति के करिए, द्वारा सनातन समाज को में चोट जातियों पहुंचाने का को काम दबाने आप की जैसे कोशिश लोग कर और रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग ठीक है, कर ठीक रहे है, हैं। रुकना होगा। सम्मानित है, ब्राह्मण समाज भी है, सभी समाज है हिंदुओं के, लेकिन ये व्यवस्था जो आप लोग उनका बचाव कर रहे हैं अपराधियों का, ये गलत है। ठीक है वीरेंद्र जी, किसी का बचाव नहीं, 4 लोग जेल ठीक है में। विकास जी, रुकना होगा, नहीं रुकना होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक चुनावी राजनीति से एक जुड़ा मुद्दा है। अगले वर्ष पंचायत चुनाव है, उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी को एक ठोस मुद्दे की जरूरत है। अपने वोटर को गोलबंद करना है, अपने वोटर को मोबिलाइज करना है और उसको पोलराइजेशन करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी द्वारा जो है, अब देखिए अतुल जी कितने गुस्से में बोल रहे हैं। उनका गुस्सा अनावश्यक, उनका गुस्सा बहुत ही सुनियोजित है, बहुत ही सोचा समझा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता इतने गुस्से में नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन अतुल जी इतने गुस्से में क्यों हैं? सरकार की प्रशासन की जो कार्यशैली होती है, आपने देखा मुख्यमंत्री ने कल रात में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की बैठक की। रांची में कल उन्होंने एसएसपी इटावा को बहुत फटकार लगाई। कल रात में अतुल जी बहुत एक्टिविटी है आपकी, आपसे मैं प्लीज लूंगी आपसे और इसके घटना बाद। के कुछ ही घंटे के अंदर इटावा में कार्रवाई होगी, 4 लोग गिरफ्तार हो गए, वो सब जेल चले गए। तो अब ये आप तय करिए, अतुल जी तय करें कि इस घटना को तूल देने में किसका राजनीतिक लाभ है। इसी से सब तय हो जाएगा। बिल्कुल अतुल जी, किसका फायदा है? हम चाहते हैं, देखिए आरती जी, हाँ। ऐसा हो जाता है कि जब समाज में कोई ऐसी बात हो जाती है तो हम वरिष्ठ, वो जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं, गांव में कहा जाता है सब बुजुर्ग को बुला लो। नई पीढ़ी के लोग नहीं मानते एक दूसरे की बात, बुलाना चाहिए, चाहे उसमें ब्राह्मण समाज के थे, चाहे यादव समाज के थे, सबको बैठा करके सामंजस्य था। उसमें जिला प्रशासन भी होता, पुलिस प्रशासन भी होता और गणमान्य व्यक्ति होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो जाते हैं। तो क्या इस प्रकार की पहल कहीं अतुल हुई? जी, नहीं हुई। उसमें 2-3 एंगल मैंने देखा था, उसमें छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया है और तमाम ऐसे आरोप है, कोई एक चीज आरोप नहीं था। तत्काल प्रभाव से बिना कुछ तथ्य के बस यादव देखकर आप लोगों ने बस ले लिया उस मुद्दे को। आरती जी, आप बहुत सम्मानित हैं, चैनल पर बैठे सभी लोग सम्मानित हैं। कभी एक चीज बता दीजिए, कोई व्यक्ति अपने बचाव के लिए ऐसा आरोप लगा सकता है? ये प्रोपेगेंडा है। उनकी चुटिया काट देने के बाद जब लगता है कि कैसे अपना बचाव किया जाए, अब वो कुछ भी अनर्गल बयान लगा दे तो इस पर क्या करा जा सकता है? एक चीज लोगों को समझना होगा और संवाद स्थापित करना होगा। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े और आपस में सब मिलजुल करके रहे। जो कृष्ण सुदामा वाला भाव था वो हमेशा रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहे, मिल करके रहे और प्रदेश में खुशहाली हो, शांति हो, अमन हो, हम सब अपने अपने विकास कार्यों में लगे। लेकिन जो कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, और विशेषकर मैंने देखा स्वर्ण समाज के लोग पिछड़ों को दबाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, ये छोड़नी होगी। ये मानना पड़ेगा कि सभी समाजों का समान रूप से, जो हमारा भारतीय संविधान सबको समतामूलक समाज की स्थापना वाली बात कहता है, वो आना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज बड़ा है, पांडे जी सोचे हमारा समाज बड़ा है, मैं सोचूं मेरा समाज बड़ा है, तो हम ठीक है। लेकिन विकास जी, लगातार आरोप कि एक वर्ग, ठीक है, बात आ गई आपकी। विकास जी, एक वर्ग लगातार आपकी सरकार में पूरी तरह से बेलगाम हो गया है, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान और भारत में तो सीज फायर हो गया है, लेकिन यूपी में जाति संघर्ष पर कब सीज फायर होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए आरती जी, उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष पे सीज फायर है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश को आप अगर बहुत करीब से देखेंगे और बड़े जानकारों से पूछेंगे तो यूपी बड़े बदलाव की बयार में बह रहा है और यूपी में बहुत सी चीजें बहुत हद तक कम है। अतुल जी की एक बात से मैं पूर्णतः सहमत, और वो बात स्पष्ट रूप से इस तरफ इशारा करती है
ना ब्राह्मण समाज बड़ा है, ना यादव समाज बड़ा है, ना ठाकुर समाज बड़ा है, ना दलित समाज बड़ा है। अगर कोई बड़ा है तो वो हमारा सनातन बड़ा है। सनातन से बड़ा कोई नहीं है। हम सब उस सनातन की वृक्ष की शाखाएं हैं और मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान सारे समाज के सारे लोगों को रखना चाहिए। इटावा के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी है। क्या वो इटावा के सबसे बड़ा नेता हैं या नहीं? मुझे लगता है कि उनका कद इस तरीके का नहीं था कि वो उन्हें बुला करके सम्मानित करते। वो एक मुखिया के नाते या ये इटावा के प्रतिनिधित्व के नाते, इटावा की सरजमी के बेटे के नाते उनका ये प्रतिनिधित्व बनता, उनका ये दायित्व बनता था कि वो उन्हें दोनों वर्गों को बुला करके इस बात का पटाक्षेप कराते, इससे इन दोनों वर्गों की जो लड़ाई है इसे बढ़ने से रोकते। और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सी ऐसी विधर्मी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हमारा आपस का जातीय संघर्ष बढ़े, हमारे आपस की जातिगत खाइयां बढ़े। इसको लेकर के सारे नेताओं को और विशेषकर हम जिम्मेदार लोगों को बहुत सतर्कता से काम लेने की जरूरत है। अतुल जी, एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और वो वीडियो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर भी नकेल कसनी चाहिए और नकेल होनी चाहिए। ये वीडियो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, जरा सुनिएगा, मुझे लगता है दिखाइए। क्लियर नहीं हो पा रहा विकास। आपने सुना होगा आरती जी, इस तरीके के वीडियो निश्चित तौर पर दोनों तरफ के लोगों में उस आग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और समाज में खाई डालने का काम कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का नाम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है इस वीडियो में। और मुझे लगता है कि यही वो चीजें हैं जो हमारे समाज को बांटने का काम करती है। इन लोगों को अंकुश लगाना चाहिए। कार्यकर्ता होते हैं, उत्साह हो जाता है, कई बार जातिगत उत्साह भी होता है, कई बार पार्टीगत उत्साह भी होता है। ये चीजें अतुल जी हो सकती हैं, दोनों ही तरफ हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे विषयों पर बहुत संवेदनशीलता के साथ परिचय देना पड़ेगा और बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। बिल्कुल। लगातार आप जिक्र कर रहे थे कि यादव समाज बहुत दबा कुचला महसूस कर रहा है इनकी सरकार में, अतुल जी, लेकिन हमने देखा किस प्रकार से इटावा में पत्थरबाजी पे उतारू हो जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है। कहां पे वही दबाव है? मैंने कहा कि इसमें यादव समाज दबा कुचला है। हमारा समाज कभी दबा कुचला नहीं रहा। कुछ ब्राह्मण लोगों ने जाति करी है, वो जाति दिख रही है, वो सिर्फ नीचा दिखाने का प्रयास रहा, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं स्पष्ट करूं, आरती जी, हमारा कानून ना बहुत बड़ा है। पुलिस व्यवस्था चाहे तो कोई चीज हो ही ना पाए। क्या जब ये वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो को वायरल होने से रोका जा सकता था, इंटरनेट बंद कराया जा सकता था, अन्य चीजें हो सकती थी। क्या पुलिस के द्वारा ऐसा कोई प्रिकॉशन लिया गया? नहीं लिया गया। वो चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, क्योंकि ब्राह्मण समाज के द्वारा ऐसा किया गया था। वो चाहते थे कि ये वायरल हो और ये वायरल होकर समाज में विद्वेषणा पैदा करे। तो जब कोई ऐसी घटना घटती है तो पुलिस चाहती तो उसे जो वायरल हो रहा था उसको रुकवाया जा सकता था, इंटरनेट बंद कराया जा सकता था, कई चीजें हो सकती थी, लोगों के द्वारा समझ बैठाया जा सकता था, लेकिन कानूनन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये चाहते थे कि दो जातियों में ना वर्चस्व की लड़ाई आए और कौन सी जाति आगे बढ़ेगी, कौन सी जाति पीछे रहेगी, ये इसी का नतीजा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। समाज सब मिलकर बनता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी जाति हो, सबका अपनी अपनी जाति में सम्मान है। और सबका सनातन में, अगर वो हिंदू है तो सभी के लिए सनातन भी बराबर है। रही बात कथा कहने वाली बात, आप आ जाते हैं, अगर किसी को नहीं पसंद था उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे, कानूनन रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे। और क्या जरूरत थी उनकी चुटिया काटने की? ये तो जानबूझकर एक समाज को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रही। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने बहुत देर से गिरफ्तारी करी। आरती जी, गिरफ्तारी हुई, मैं इस पर इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत देर से गिरफ्तारी हुई। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। जब इटावा के सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक गण के द्वारा बात बताई गई, जब वीडियो दिखाया गया, तब वहां इटावा के एसएसपी के द्वारा एक्शन लिया गया। ये चीजें बहुत गलत हैं। समाज में
पांडे जी रुक जाइए, मैंने पांडे जी आपको बहुत धैर्य से सुना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपको धैर्य से हम भी सुनेंगे। मत दबाइए। हाँ, हाँ, यादव दबने वाले नहीं है। हाँ। तो आप यादव तो दबाने वाले हैं सर, ये तो हम मानते, ये तो हम पहले से मानते हैं। यादव तो जो है वो दबाने वाले हैं, दबने वाले नहीं है, यादव दबाने वाले हैं। मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। आपस में हमने शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण ने और सीतामा ने एक साथ शिक्षा पाई, पूरा जगत जानता है, पूरा विश्व जानता है। हाँ। तो हमें लड़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल, बात आ गई आपकी, बिल्कुल। तो एक हाँ। चीज जी विकास जी, एक चीज बताइए, आपकी सरकार है तो आपकी सरकार के द्वारा ऐसी घटना ना घटे। किसी चाहे पीडीएस समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के भी लोग हैं, उस पे श्याम कठेरिया, उसकी ढोलक तोड़ दी गई, उसके साथ ये मार पिटाई हुई, क्या ये अन्याय था या नहीं था? आप अब एक चीज और बोलना चाहूंगा पांडे जी, ब्राह्मण समाज तो बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, आईएएस है, आईपीएस है, हर जगह है, तो क्या उनके द्वारा पुलिस प्रशासन? ठीक है, समय कम है, मैं काउंटर ले लेती हूँ, फिर चर्चा को खत्म कर। ठीक है विकास जी, जल्दी से काउंटर कर दीजिए। विकास जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, संपर्क टूट गया है हमारा। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से यूपी में जातीय प्लान पूरी तरह से भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, और जहां आपको बता दें कि बीते दिनों इटावा के दादापुर गांव में कथावाचक कांड पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, और ये सियासत तब और उफान पर हो जाती है जब कथावाचक पर एफआईआर हो जाती है, और आज जिस प्रकार से विरोध देखने को मिला, जिससे सियासी तूफान आ गया। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।